हेलो बच्चों, आज हम बात कर रहे हैं सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन। पहले लेक्चर में हमने लिया था कि भारत में सिंचाई का महत्व क्या है और उसकी बहुत सारी सरकार की क्या नीतियां हैं, किन किन सोर्सेज हैं, मतलब किस किस तरह से सिंचाई की जाती है, जिसमें विभिन्न सोर्सेज लिए थे हमने, कुआं, तालाब, नहर, टैंक, इन सब चीज़ों से सिंचाई होती है भारत में। अब हम लेंगे आज की, चूंकि भारत जो है जिसमें कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर जो मानसून है वो अनियमित होता है, अनिश्चित होता है, जिसके कारण से यदि अच्छा मानसून हो गया तो जैसे जुए में जीत गए तो जीत गए, हार गए तो हार गए। उसी तरह है, यदि मानसून बहुत अच्छा हुआ तो फसल बहुत अच्छी भी हो सकती है, उत्पादन बहुत ज़्यादा हो सकता है। और यदि फसल खराब, मानसून सही समय पर नहीं हुआ, पर्याप्त मात्रा में वर्षा नहीं हुई, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि फसल खराब भी हो सकती है, मतलब किसान को नुकसान भी हो सकता है। तो आज हम ले रहे हैं, इसलिए भारत में जो सूक्ष्म सिंचाई है, माइक्रो इरिगेशन है, उसका महत्व भारत में बहुत ज्यादा हो जाता है। अब इसमें हम लेंगे कि सूक्ष्म सिंचाई क्या होती है, कौन कौन सी विधियों से सूक्ष्म सिंचाई की जाती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कि सूक्ष्म सिंचाई है क्या। तो सूक्ष्म सिंचाई जो या माइक्रो इरिगेशन जो है, इसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था 1987-88 में। क्या हुआ था? बहुत ज्यादा सूखा पड़ा था, इसलिए गुजरात में सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था। अब ये है क्या? इसके अंतर्गत क्या करते हैं, कुआं और या नहर, यहाँ से पानी को लिफ्ट करके खेत पर ले जाते हैं। मतलब कुएं से या हम नहर से पानी आ रहा है तो खेत में एक टैंक बना लेते हैं, उस टैंक में उस पानी को एकत्र कर देते हैं और फिर उस टैंक में से पाइप बिछा देते हैं खेत में और पूरे खेत को पानी देते हैं उस टैंक से। ठीक है। इससे फायदा क्या हो गया? क्योंकि कुएं या नहर से पानी हम टैंक में ले गए तो पानी की बचत हुई ना, कि रास्ते में जो पानी वो होना था, खराब होता है वो, या मिट्टी सोख लेती है, वो नहीं हुआ, सीधा वो टैंक से खेत में ही, फसल में ही जाता है। ये जो प्रणाली है माइक्रो इरिगेशन, इसमें क्या होगा, शुरू में खर्चा ज्यादा होगा क्योंकि हमको वो पाइप वहां से वहां तक बिछाने पड़ेंगे। कुआं है या नहर से वहां से लिफ्ट करके पानी को खेत तक लाना है, फिर खेत में भी छोटे छोटे हमको जगह जगह पाइप्स बिछाने हैं, जिनकी सहायता से क्या होगा, पानी फसल में जाएगा। तो इसलिए शुरू में क्या होता है, इससे खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है, परंतु सरकार क्या करती है, इसमें सब्सिडी भी देती है। माइक्रो इरिगेशन में हम जैसे दो विधियां लेंगे ना, ड्रिप इरिगेशन या बूंद बूंद सिंचाई विधि और स्प्रिंकलर, तो इन दोनों पर सरकार के द्वारा सब्सिडी या अनुदान दिया जाता है, जिससे कि इसको बढ़ावा मिले। इसमें क्या होता है, परंतु बाद में क्या हो जाता है, इससे बचत होने लग जाती है, क्योंकि पानी का जो खर्चा है वो बच जाता है, पानी की भी बचत होती है। पानी की मात्रा के हिसाब से सूक्ष्म सिंचाई में क्या करते हैं कि जितना पानी आपने खेत में लिया, केवल उतना पैसा लगेगा। क्षेत्र के हिसाब से नहीं लगे कि ये आपने इतने 1 बीघा में सिंचाई कर ली तो इतना होगा, 2 बीघा में चाहे उसमें पानी हमारा बहुत सारा वेस्ट भी हो गया तो उसके चार्जेस भी हमको देने पड़ते हैं। लेकिन सूक्ष्म सिंचाई में क्या होता है, जितना पानी हमने कुएं से लिया, क्योंकि हमने तो टैंक में भर दिया उस पानी को, तो पूरा का पूरा पानी हमारा वहां पर आ गया। तो पानी के हिसाब से पैसा लिया जाता है, ना कि क्षेत्रफल या प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। ये पद्धति जो है सूक्ष्म सिंचाई या माइक्रो इरिगेशन जो है, वो मैक्सिमम उन क्षेत्रों, राज्यों में इसको अप्लाई किया जाता है जहां पर सूखा है। जैसे राजस्थान जो है वो सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्रों में आता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा इसका प्रयोग यदि हम करें तो ज्यादा लाभकारी होगा। अब सूक्ष्म सिंचाई जो है, इसमें मुख्य रूप से दो विधियों को हम काम में लेते हैं। एक होती है बूंद बूंद सिंचाई या जिसको हम ड्रिप इरिगेशन कहते हैं, और दूसरी है स्प्रिंकलर सिंचाई या छिड़काव विधि। तो अब लेते हैं कि बूंद बूंद सिंचाई या छिड़काव, ड्रिप इरिगेशन क्या है और स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है। तो बूंद बूंद सिंचाई में क्या करते हैं हम, जैसे हमने पहले लिया कि कुएं या नहर से पानी को लिफ्ट करके खेत में एक टैंक में जमा कर दिया, वहां से कंड्यूट पाइप जो है वो, मतलब छोटे छोटे पाइप्स जो होते हैं, पतले पतले पाइप, वो पूरे खेत में बिछा दिए जाते हैं और उस टैंक से उन पाइपों के जरिए खेत में पानी चला जाता है। इसमें क्या होता है, पानी की मात्रा के अनुसार खर्चा लिया जाता है, न कि क्षेत्रफल के आधार पर, इसलिए प्रति हेक्टेयर पानी की लागत इसमें कम हो जाती है। इस विधि में प्रारंभ में खर्चा अधिक आता है, लेकिन बाद में क्या होती है, बचत होती है। और इस सिंचाई पद्धति से जो सूखे वाले क्षेत्र हैं, सूखे राज्य जो हमारे यहाँ हैं, वहां पर उसको ज्यादा फायदा होता है। अब है स्प्रिंकलर सिंचाई।
इसमें क्या करते हैं, बूंद बूंद सिंचाई में तो क्या करते हैं, कंड्यूट पाइप बिछाते हैं और बूंद बूंद करके उन पाइपों के थ्रू जो है पानी खेत में फसल में चला जाता है। लेकिन स्प्रिंकलर में क्या करते हैं, हम फव्वारा पानी के देखोगे ना, फव्वारे लगे रहते हैं जो पानी को छिड़काव करते हैं, मतलब पूरी फसल में उन स्प्रिंकलर के माध्यम से हम पानी का छिड़काव करते हैं। इसमें भी पानी की बचत होती है। क्यों? क्योंकि जो हम जिसको कहते हैं ना खेत से, यदि कुएं से खेत तक जो हम वो बनाते हैं पानी लाने के लिए, जो क्या कहते हैं उसको, जो रास्ता बनाते हैं, उसके कारण से पानी जो है वो बीच में बहुत सारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, पानी जो है केवल छिड़काव, वहीं पर छिड़काव करता है जहां पर फसल है। तो इससे क्या होगा, पानी की बचत होती है और किसानों को लाभ होगा। पानी की बचत होगी तो एक तरफ तो उनका खर्चा कम होगा, किसान की जो पानी की जो लागत है वो कम आएगी, दूसरी तरफ हमारे पास पानी की वैसे ही कमी है तो पानी की बचत हो जाएगी, तो दोनों तरह से फायदा होगा। ये जो स्प्रिंकलर है या ड्रिप इरिगेशन है, ये मुख्य रूप से ऐसे राज्यों में ज्यादा लाभकारी होती है जहां पर क्या है, पानी की कमी है। तो इसमें राजस्थान सबसे ऊपर आता है। और इसको बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि इससे पानी की बचत होगी, प्रति हेक्टेयर लागत कम हो जाएगी, तो किसानों को ज्यादा फायदा होगा। तो इसके लिए सरकार क्या करती है, अनुदान देती है, सब्सिडी देती है कि यदि इसको लगवाओगे तो इतने % अनुदान। मतलब अनुदान का मतलब क्या है कि इसका कुछ भाग, इसकी जो प्राइस है, कीमत है, उसका कुछ भाग जो है वो सरकार वहन करेगी। यदि एक स्प्रिंकलर 100 रुपए में बनता है तो मान लो 30% गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी, तो 30 रुपए सरकार वहन करेगी और जो किसान है उसको 70 रुपए में दिया जाएगा। तो इसमें सरकार क्या करती है, ड्रिप इरिगेशन हो चाहे स्प्रिंकलर हो, इसमें सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता है। क्यों भारत में इसको अपनाने पर ज्यादा जोर दे रही है सरकार? क्योंकि भारत में क्या हो रहा है, भूजल स्तर जो है वो बहुत तेजी से गिर रहा है और मानसून जो है अनिश्चित है। जैसे अलवर जैसे शहर में अपन लें तो यहाँ तो बहुत सारे जो इसके एरिया है वो डार्क जोन में आ गए, मतलब वहां पर तो पानी बिल्कुल खत्म हो गया। तो ऐसे क्षेत्रों में जहां पर पानी की बहुत कमी है, वहां पर इसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है वो अनुदान देती है और इसको ज्यादा से ज्यादा लोग उपयोग करें, इसलिए इसका प्रचार भी किया जाता है। जुलाई 2015 से प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत पानी देने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक बूंद की प्रक्रिया जारी की गई, जो किसानों में बहुत लोकप्रिय हुई। एक बूंद एक खेत, तो इस तरह से ये प्रक्रिया जारी की गई जो किसानों में बहुत लाभकारी रहती है। तो कहने का मतलब हुआ कि भारत में चूंकि मानसून जो होता है वो अनिश्चित होता है, अनियमित होता है, अपर्याप्त होता है, ना समय पर। मतलब ये जरूरी नहीं है कि समय पर जब फसल को जरूरत है उसी समय बारिश हो जाए, जितनी जरूरत है उतनी हो जाए, ये भी जरूरी नहीं है ना। तो इसलिए क्या होता है कि भारत जैसे क्षेत्रों में, भारत जैसे देशों में सिंचाई का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और चूंकि यहाँ पर क्योंकि पानी की कमी है, इसलिए माइक्रो सिंचाई जो है उसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है ऐसे प्रदेशों में जहां पर सूखा पड़ता है। तो अब लेते हैं हम दूसरा अपना अगला, कि इस सिंचाई पद्धति से क्या लाभ है, क्यों सरकार सब्सिडी देती है, इस पर अनुदान देती है और क्यों इतना प्रचार करती है कि लोग माइक्रो सिंचाई पद्धति को अपनाएं, या यूं कहें कि सूक्ष्म सिंचाई या स्प्रिंकलर जो सिस्टम है, या ड्रिप इरिगेशन या स्प्रिंकलर को लोग ज्यादा से ज्यादा अपनाएं। इससे फायदा क्या है, क्यों इस पर सरकार के द्वारा जोर दिया जाता है? तो चूंकि ये हमने पहले भी इसकी विशेषताओं में लिया कि इसमें क्या होता है कि शुरू में लागत कम होती है, लागत ज्यादा आती है, लेकिन बाद में इसमें बचत होती है। माइक्रो सिंचाई पद्धति का यदि किसान उपयोग करते हैं तो उनको प्रॉफिट ज्यादा होता है और उनकी आय में वृद्धि होती है। लाभ ज्यादा कैसे होगा? क्योंकि उनकी पानी जो है, जो सिंचाई के लिए वो पानी लेते हैं, तो पानी की मात्रा के आधार पर उनको खर्चा देना पड़ता है, ना कि प्रति हेक्टेयर, जिसके कारण से उनकी लागत कम आती है, उनके पानी की बचत होती है, फसल ज्यादा अच्छी होती है, जिससे उनकी आय में वृद्धि होती है। इस पद्धति से जो लाभ प्राप्त होते हैं उसमें देखो, पहला तो है कि सिंचाई के जल में 20 से 48% की बचत हुई है। मतलब पानी जो है, जितना सिंचाई के लिए हम पानी का प्रयोग करते हैं उसमें कम से कम 20 से 48 कहें, इतने प्रतिशत पानी की बचत होती है। दूसरा, ऊर्जा ऊर्जा की ऊर्जा की बात क्यों आती है? क्योंकि जो कुएं या नहर या टैंक से हम पानी को लिफ्ट करेंगे तो उसमें बिजली की जरूरत पड़ेगी, मोटर लगा के ही तो लिफ्ट करेंगे। तो चूंकि ऊर्जा जो है उसमें ऊर्जा या बिजली खर्च होती है, तो उस ऊर्जा में 10 से 17% की बचत हुई है।
किसान की जो लागत है उसमें 11 से 19% की बचत हो गई। मतलब किसान जो है, एक तरफ बिजली बच गई, दूसरी तरफ पानी का खर्चा बच गया, इसलिए उसकी लागत जो है उसमें कमी आ गई है। फसल का जो उत्पादन है वो 20 से 38% तक बढ़ गया। क्यों? क्योंकि समय पर फसल को पानी मिल गया, जितनी मात्रा में पानी की जरूरत थी उतना पानी मिला, इसलिए फसल के उत्पादन में वृद्धि हो गई 20 से 38% तक। 11 से 19% तक खाद के प्रयोग में बचत हुई है। मतलब पहले हम बहुत ज्यादा खाद डालते थे कि भाई सिंचाई नहीं, फसल का उत्पादन बढ़ाने के लिए, लेकिन अब क्या हो रहा है कि चूंकि हमारा समय पर पानी मिल रहा है, जितनी मात्रा में पानी की जरूरत है उतना पानी मिल रहा है, इसलिए खाद का हम कम प्रयोग कर रहे हैं, जिससे खाद की बचत हो गई है। फिर है कि जिन किसानों ने इस योजना को अपनाया है उनकी वार्षिक आय जो है बढ़ गई। इसलिए इसको बढ़ावा देने के लिए नाबार्ड ने क्या किया, 5,000 करोड़ रुपए की राशि इसमें स्वीकृत की थी। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके फायदे कि क्यों सिंचाई, माइक्रो सिंचाई पद्धति को सरकार जो है ज्यादा प्रोत्साहित कर रही है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को ये कह रही है कि वो इसको काम मिले। अब आता है कि कुछ इसकी कमियां भी हैं। जब किसी चीज के लाभ होते हैं तो दोनों ही पक्ष होते हैं ना, कि माइक्रो सिंचाई पद्धति के कुछ लाभ भी हैं तो कुछ इसकी कमियां भी हैं। तो अब लेते हैं सरकार की संशोधित सिंचाई नीति। सरकार की संशोधित सिंचाई नीति में हम क्या लेंगे कि ये जो है अप्रैल 2002 में सरकार ने नई संशोधित सिंचाई नीति लागू की, जिसमें जल क्षेत्र की आवश्यकताओं पर अधिक ध्यान केंद्रित किया गया। दूसरा, इसमें राज्य सरकारों को अपने क्षेत्र के लिए अलग से सिंचाई नीति तैयार करने तथा उसको क्रियान्वयन करने के लिए कहा गया, है ना। क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हर राज्य जो है उसका पानी या भूजल स्तर है, वर्षा की मात्रा है, वो फसल किस तरह की बोई जाती है, उनके आधार पर उनकी पानी की आवश्यकताएं हर राज्य की अलग अलग हैं। तो केंद्र में सरकार ने क्या कहा कि प्रत्येक राज्य सरकार उसके क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई की आवश्यकता है उस तरह की वो नीति तैयार करे और उसको क्रियान्वित करे, क्योंकि समस्त देश में एक जैसी सिंचाई नीति को लागू करना संभव नहीं है। कि कुछ ऐसे देश राज्य हैं हमारे यहाँ पर, जैसे वहां पर बहुत ज्यादा वर्षा होती है, कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर बीच मध्यम श्रेणी की वर्षा होती है, और कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर सूखा पड़ता है। तो सब राज्यों के साथ हम एक जैसी नीति नहीं बना सकते। तो सरकार का ये कहना था कि सभी राज्य सरकार अपने लिए अलग अलग सिंचाई नीति तैयार करें और उसको क्रियान्वित करें। 11वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम बनाया गया, संस्थागत सुधारों पर जोर दिया गया और सिंचाई प्रबंध में किसानों को शामिल करने पर जोर दिया गया। इसमें एक बताया गया कि यदि, क्योंकि सिंचाई का संबंध है या भूमि में कोई और सुधार है उससे संबंधित यदि कुछ सुधार हमको करना है, कोई कार्यक्रम बनाना है, तो उसमें किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इन सब का संबंध जो है किसानों, तो किसान बहुत अच्छे से जानता है, जो नीति निर्माता है उनकी वजह किसान ज्यादा अच्छे से जानता है कि मेरे क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई की आवश्यकता है, कौन से भूमि में सुधार करके उत्पादन को बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए ये कहा गया कि इसमें किसानों को शामिल किया जाना चाहिए। सिंचाई से संबंधित जो भी पुराने अधूरे कार्य पड़े हुए थे, तो सरकार ने ये कहा कि उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। भूजल एवं सतह जल के प्रयोग इस प्रकार से किया जाए कि जिससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और स्थिर विकास हो, क्योंकि वर्तमान समय में पर्यावरण प्रदूषण की जो है एक गंभीर समस्या पैदा हो रही है। और सुस्थिर विकास जो है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है, उसके गोल को भी सरकार को हासिल करना है। तो सरकार ने कहा कि भूजल और सतह जल, ग्राउंड वाटर और सरफेस वाटर, दोनों का ही इस तरह से प्रयोग किया जाए जिससे कि पर्यावरण भी सुरक्षित रहे और जो हमारा विकास है वो भी सुस्थिर रहे। और सिंचाई की दरों को विवेकपूर्ण बनाने के लिए भी कहा गया। मतलब सिंचाई की जो दर है, रेट्स हैं, यदि ज्यादा हैं तो उनको विवेकपूर्ण, मतलब सही जगह से, सही तरह से बनाया जाए, नियम अनुसार उनका उनमें सुधार किया जाए। तो इस तरह से ये हुई हमारी माइक्रो इरिगेशन, जिसमें हमने लिया कि माइक्रो इरिगेशन के किसको कहते हैं। तो माइक्रो इरिगेशन या सूक्ष्म सिंचाई का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, पानी की बचत के द्वारा, मतलब कुएं या नहर से पानी को लिफ्ट करके कहाँ ले जाते हैं, टैंक में ले जाते हैं, खेत में एक टैंक बना देते हैं, उसमें ले जाते हैं और वहां से कंड्यूट पाइपों के द्वारा सिंचाई हम करते हैं। उसके बाद हमने लिया कि इसमें दो तरह की लेते हैं हम, एक ड्रिप इरिगेशन, एक स्प्रिंकलर सिस्टम है, मतलब एक बूंद बूंद सिंचाई, और एक छिड़काव विधि, जिनकी सहायता से। फिर हमने लिया कि इसको क्यों उपयोग किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे
पानी की बचत होती है, किसानों की लागत कम आती है, फसल का उत्पादन अच्छा होता है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि होती है। तो इस तरह से ये हमने लिया कि माइक्रो सिंचाई, तो ये तुम्हारे शॉर्ट नोट में आ सकता है कि माइक्रो सिंचाई या बूंद बूंद सिंचाई पद्धति से क्या लाभ है, या स्प्रिंकलर सिस्टम क्या होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है, स्प्रिंकलर सिंचाई क्या है, इन दोनों में इनकी विशेषताएं क्या है या इनके लाभ क्या है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा माइक्रो इरिगेशन। थैंक यू।